हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश की सेकेंड पोएम, दैट इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। तो स्लम मीन्स होता है गंदी बस्तियां। तो इस पोएम में जो है पोएट ने हमको एक्सप्लेन किया है जो गंदी बस्तियों में रहते हैं बच्चे, उनकी सिचुएशंस को उन्होंने बताया है कि कैसे उनको जो है प्रॉपर रियल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। उन्होंने सोशल इनइक्वालिटी को यहाँ पर पिक्चराइज किया है। तो यहाँ पर जो है एक स्लम में, एक गंदी बस्ती में एक क्लासरूम का जो है पिक्चराइजेशन किया है पोएट ने, जिसके थ्रू उन्होंने हमको एक्सप्लेन की है बच्चों की कंडीशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। दिस इज आवर फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू सम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट इज गस्टी वेव्स, जिसका मतलब होता है अचानक आने वाली जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, एनर्जेटिक वेव्स होती हैं। सेकेंड इज रूटलेस वीड्स, जिसका मतलब होता है अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स जो होते हैं। थर्ड इज पेलोर, पेलोर का मतलब होता है एबनॉर्मल पीलापन बॉडी पर होना। नेक्स्ट इज पेपर सीमिंग बॉय, जिससे यहाँ पर मतलब कि कागज की तरह दिखने जैसा कमजोर और पतला बच्चा है। नेक्स्ट इज रेड्स आइज, जिसका मतलब यहाँ पर है कि चूहे की तरह छोटी छोटी डरी हुई आंखें होना। अनदर वन इज स्टंटेड, जिसका मतलब होता है कि प्रॉपरली डेवलपमेंट ना होना। लास्ट इज दिस ग्नाल डिजीज, जिसका मतलब होता है कि एक टाइप की बीमारी होती है जिसमें कि जो गांठें होती है वो सूज जाती है और स्किन जो है रफ हो जाती है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन टू इट। तो जो पोएट होते हैं वो एक स्लम के क्लासरूम में बैठे बच्चों को देख रहे होते हैं। वो उनकी जो सैड और पैथेटिक सिचुएशंस हैं उनको वर्ड पिक्चर्स के थ्रू जो है हमको एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए जो ब्लडलेस चेहरे हैं बच्चों के, वो उन स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक वेव से कहीं दूर है जो कि एक चाइल्डहुड का मार्क होते हैं। उनके जो सफ़ेद पीले चेहरे हैं, उनके आस पास में जो है उनके बाल लटक रहे हैं घास की तरह। और वहाँ पर एक लंबी लड़की है जिसका सर नीचे को झुका हुआ है, मानो ये बहुत से भारी लग रहा हो। एक पीला दिखने वाला लड़का है जो कि दीवार के सहारे बैठा हुआ है और वो इतना कमज़ोर लग रहा है मानो वो कागज़ की तरह हो। और उसकी जो आंखें हैं वो एकदम चूहे की तरह हैं, छोटी छोटी, एकदम डरी हुई सी। इसके अलावा एक और लड़का है जिसकी जो है पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई है बॉडी की। उसने जो है अपने फादर से इनहेरिटेंस में एक बीमारी पाई है जिसकी वजह से जो है उसकी गांठें बन गई हैं जॉइंट्स में और स्किन जो है रफ हो गई है। और वो अपनी डेस्क पे बैठा हुआ है और वहाँ से जो है अपना चैप्टर को रिपीट कर रहा है, रिसाइट कर रहा है। क्लास के लास्ट में जो है एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है जो कि डिम लाइट होने की वजह से नज़र नहीं आया। उसकी आंखें जो है काफ़ी ड्रीमी है और वो ये ड्रीम देख रहा है कि कैसे स्क्विरल्स, गिलहरियाँ जो हैं अपने ट्री रूम में गेम खेलती होंगी। वो अपने लिए भी ऐसा ही एक कमरा इमेजिन कर रहा है जो कि उस रूम से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा जिसमें वो अभी करेंटली बैठा हुआ है। सो बेसिकली फर्स्ट स्टैंजा इज ऑल अबाउट कि उसमें जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं। इसमें जो पोएट है हमको बच्चों के बारे में जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं सेकंड स्टैंजा की डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट इज सोल क्रीम वॉल्स, जिसका मतलब है कि दीवार से खट्टी क्रीम की जैसी गंध आना, बदबू आना। नेक्स्ट इज सिविलाइज्ड डोम, तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट के मेन चर्च से रिलेटेड है। थर्ड इज बेल्ट, यहाँ पे बेल्ट से मतलब है बेल्ट शेप के जो है फ्लावर्स होना, घंटी के तरह जो दिखने वाले फूल होते हैं। फोर्थ इज ओपन हैंडेड मैप, जिसका मतलब होता है एक बड़ा सा दिखने वाला मैप है, बिग मैप। नेक्स्ट इज सील्ड इन, जिसका मतलब होता है लिमिटेड। नेक्स्ट इज केप्स विच मीन्स पीसेस ऑफ लैंड स्टिकिंग आउट इनटू द सी, मतलब कि समुद्र में जो है एक लैंड का पीस होना। अनदर वन इज स्टार्स ऑफ वर्ड्स, जिसका मतलब होता है जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनके थ्रू जो बड़े बड़े वादे करना। ओके, सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन टू इट। यहाँ पर जो है इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो हमको क्लासरूम की कंडीशन बता रहे हैं कि क्लासरूम की वॉल्स कैसे हैं और उन पर क्या क्या है। तो पोएट बताते हैं कि यहाँ पर जो है इस क्लासरूम की दीवारों से जो है खट्टी क्रीम जैसी गंदी बदबू आ रही है। यहाँ पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने डोनेशंस दिए हुए हैं इस रूम को बनाने के लिए। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स टंगी हैं जिनमें से एक शेक्सपियर का पोर्ट्रेट है, एक क्लाउडलेस सन का पिक्चर टंगा हुआ है। अनदर वन इज ऑफ यूथ चर्च, जो कि एक सभ्यता का सिंबल होता है सिटीज़ में। और एक ऑस्ट्रियन टेरोल वैली का इमेज है जिसमें कि बेल शेप्ड फ्लावर्स बने हुए हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा मैप टंगा हुआ है जिसमें कि दुनिया की सारी लैंड्स और सीज शो हो रही हैं। तो पोएट कहते हैं कि जो मैप पे दिखने वाला जो वर्ल्ड है वो उन बच्चों का, उन गरीब बच्चों का वर्ल्ड नहीं है।
उनके लिए तो उनका वर्ल्ड वही है जो उनको खिड़कियों से बाहर दिखाई दे रहा है, अपने क्लासरूम की खिड़कियों से, वही उनका फ्यूचर है। यहाँ से वो अपना धुंधला फॉगी फ्यूचर को देख सकते हैं, जो कि एक नैरो स्ट्रीट है और वो डल स्काई से घिरी हुई है। इन बच्चों की जो दुनिया है वो उस दुनिया से कहीं दूर है जिसमें कि रिवर्स होते हैं, केप्स होते हैं। पोएट टेल्स की जो ये दुनिया है इन बच्चों की, वो कहीं दूर है राजनेताओं के किए गए वादों से। तो इन दिस स्टैंजा पोएट डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन, कि इन बच्चों का संसार कहीं दूर है उस संसार से जो कि इस मैप पर दिखाई दे रहा है। So let's move to the third stanza and see some difficult word meanings. First is Shakespeare is wicked, which means Shakespeare की जो है पिक्चर दिखाना बच्चों को, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना है। Next is map a bad example, तो इसका मतलब है कि मैप पे जो सीज और लैंड्स दिखा रहे हैं वो आदमियों के लिए होते हैं, मनुष्यों के लिए होते हैं, पर इन गरीब बच्चों को दिखाना ये गलत एग्जाम्पल है, बिकॉज इनके लिए तो इन स्लम से निकलना भी बहुत ही मुश्किल बात है। Another one is lie which means secretly या छिप कर। फोर्थ इज क्रैम्प्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा नैरो होना। फिफ्थ इज स्लैग विच मीन्स मेटल वर्क के बाद में जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको कहेंगे। अनदर वन इज ब्लॉट जिसका मतलब होता है स्टेन या दाग धब्बे होना। नेक्स्ट इज डूम विच मीन्स डेथ और रूइन। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन टू इट। तो पोएट कहते हैं कि शेक्सपियर की पिक्चर इन बच्चों को दिखाना एक गलत एग्जाम्पल है। वो बताते हैं कि वर्ल्ड का मैप उन्हें दिखाना एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो सुंदर संसार दिख रहा है जिस बड़े बड़े सीज के प्रति, उनको केवल वो उन्हें चोरी करने पर ही टेम्प्ट करेगा। इट विल टेम्प्ट देम टू स्टील, बिकॉज उनके पास वहाँ तक पहुँचने का तो कोई मीन्स है ही नहीं। लाइक रैट्स वो अपनी जो ज़िंदगी है क्रैम्प्ड होल्स में बिताते हैं, लाइफ जो है उनकी पूरी तरह से धुंधली है, जो कि एक एंडलेस नाइट की तरह है, कभी ना ख़त्म होने वाली रात। उनकी बॉडीज़ में जो है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हुई है, वो एकदम से जो है स्लैग हीप की तरह है। स्लैग हीप विच मीन्स एक कूड़े का जो ढेर होता है उसकी तरह है। उनकी बॉडी पर जो है स्किन तो दिख रही है जिसकी थ्रू बोन्स क्लियरली विजिबल हैं, वो इतने ज़्यादा वीक हैं। दे आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स विद सेकेंड हैंड स्टील फ्रेम, और जो उनका जो ग्लास है वो भी रीएडजस्ट किया गया है। उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पुअर है, वो पत्थर पे पड़े हुए जो बॉटल के टुकड़ों की तरह नज़र आ रहे हैं। इन गरीब बच्चों का जो पूरा टाइम है कोहरे से भरी हुई गंदी बस्तियों में ही गुजर जाता है, और वो और किसी भी जगह के बारे में नहीं जानते हैं सॉरी। इसलिए पोएट टेल्स की जो इनके मैप्स हैं उनको गंदी बस्ती के बड़े बड़े जो स्टेन्स हैं धब्बों के साथ में भर दिया जाए। पोएट टेल्स की उनको वर्ल्ड मैप दिखाने की कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि डेथ तक जो है उनका एकमात्र संसार रहने वाला है, जो कि कोहरे से ढकी हुई गंदी बस्तियां ही हैं। ओके, तो हम लास्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। फर्स्ट मीनिंग इज दिस मैप से यहाँ पर मतलब है कि ये वर्ल्ड का जो मैप दिखा रखा है वो। सेकंड इज कैटाकॉम्स विच मीन्स कब्रों का तहखाना। नेक्स्ट इज रन एज़्योर जिसका मतलब होता है कि नीले आसमान की तरह क्लियर हो जाना विदाउट एनी क्लाउड्स। नेक्स्ट इज रन नेकेड विच मीन्स मूव विद ऑल द स्ट्रेंथ। लास्ट इज हुज लैंग्वेज इज द सन विच मीन्स हु हैव नो वरी और केयर, जिन्हें कोई चिंता या दुख हो ही ना। सो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन टू दिस वन। यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये लाइंस को डेडिकेट कर रहे हैं स्कूल के गवर्नर को, इंस्पेक्टर को, या जो विजिटर्स हैं यहाँ के उनको। वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड मैप्स यहाँ पर क्लासरूम में टंगे हुए हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि यहाँ के बच्चों को जो है स्लम से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बाहर की दुनिया नहीं देखने को मिलेगी। इन बच्चों के लिए वर्ल्ड का कोई भी मैप जो है बिल्कुल ही यूजलेस है जब तक कि उनके लिए एक रियल विंडो नहीं बन जाती इस वर्ल्ड के लिए। प्रेजेंट में जो उनकी खिड़कियां हैं वो मात्र उनके जो क्लास की जो खिड़कियां हैं जिनसे उनको अपने बाहर कोहरे से ढकी हुई गली नज़र आ रही है। इन बच्चों की जो लाइव्स है कोहरे से ढकी हुई इन गलियों में ही व्यतीत हो जाती हैं, स्पेंड हो जाती हैं, जो कि एक कैटाकॉम्ब की तरह है, एक कब्र के तहखाने की तरह है। सो पोएट कॉल्स अपॉन द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स ताकि वो इन खिड़कियों को तोड़ दे और इन बच्चों को जो है टाउन से बाहर जाने दे, नगरों से बाहर जाने दे, जहाँ पर वो हरी भरी फील्ड्स में जो है खेल सकें। एंड दे कैन प्ले अंडर द ब्लू स्काई विद अ गोल्ड कलर्ड सैंड, तो वो जो है सुनहरी जो रेत है उससे जो है खेल सकें। इस तरह से जब उन बच्चों के लाइफ में जो है किसी भी तरह की चिंताएं और दुख नहीं रहेंगे तो वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह से बुक्स की वाइट लीव्स एंड ट्रीज की ग्रीन लीव्स जो है बच्चे की ग्रोथ के लिए जो है इम्पोर्टेंट इक्वल रोल प्ले कर पाएंगे।
तो पोएट सेज कि हिस्ट्री उन्हीं की होती है जिनकी भाषा जो है सन होता है, विच इन अदर वर्ड्स मीन्स हिस्ट्री बिलोंग टू दोज पीपल हु आर फ्री टू एंजॉय एनीथिंग अंडर द सन, जो कि सन के नीचे किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए पूरी तरह से फ्री होते हैं। एंड विद दिस आवर पोएम इज completed. Here I have mentioned few important points from exam perspective also, so you can look into it. The poem is all about the children studying in a classroom in a slum. वहाँ पर जो है पोएट एक्सप्लेन करते हैं हमको कैसी कैसी चीज़ें हैं। पोएट जो है अलग अलग बच्चों के डिस्क्रिप्शन देते हैं, हमको डिस्क्राइब करते हैं किस किस टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में, और वॉल्स पे क्या क्या पोर्ट्रे किया गया है। टेल्स की यहाँ पर जो भी पेंटिंग्स लगी हुई हैं वो केवल और केवल बच्चों को जो है चुराने के लिए ही आकर्षित करेंगी। दीज आर जस्ट यूजलेस। फर्दर ही टेल्स द वर्ल्ड मैप हैंगिंग इन द वॉल्स ओवर हियर इज far different from the world of their children's. So he calls upon the governor, the inspector and the visitors to take these children out of the slum so that they can look out the outer worlds, so that these children get free from these slums and get into the world full of enjoyment, full of happiness, which will lead them to a greater and joyful life. The poet says that history belongs to those who are free to enjoy all the blessings that can be had under the sun. And with this, our poem is completed. Thank you so much for watching. Do like the video, subscribe to my channel. Bye.